अध्याय 27। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। बधाई हो, आपका गेम घोस्ट जनरल महीने की सबसे लोकप्रिय नए गेम की अनुशंसा सूची में शामिल हो गया है। कृपया निकट भविष्य में गेम का संस्करण अपडेट न करें, अन्यथा कोई अज्ञात बग गेम के अनुभव को प्रभावित कर सकता है। ये संदेश देखकर पेकियान का दिल बैठ गया। फिर से एक बार फिर मुसीबतें हमेशा एक के बाद एक आती है। यह एक चेन रिएक्शन था। असल में चाहे वह द लोनली डेजर्ट रोड हो या घोस्ट जनरल, उनकी लोकप्रियता छोटी छोटी बातों से ही पनपी थी। द लोनली डेजर्ट रोड लोकप्रिय हुआ क्योंकि टीचर क्याओ ने एक आलोचनात्मक वीडियो बनाया था, जबकि घोस्ट जनरल इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि रुवान गुआंगजियान ने कलाकारों के समूह में अपनी मूल कलाकृतियां पोस्ट की थीं। अगर सिर्फ यही बात होती तो परिणाम इतने गंभीर नहीं होते। आखिर इन बातों से प्रभावित लोग तो अल्पसंख्यक ही थे। अगर उनकी लोकप्रियता जारी नहीं रहती तो ये गेम गुमनामी में खोते चले जाते। लेकिन पेकियान को इतना नुकसान ईएसआरओ की स्वचालित अनुशंसा प्रणाली की वजह से हुआ। ईएसआरओ का आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक ही समय अवधि में अपलोड किए गए गेमों के आंकड़ों की तुलना करता था और बेहतर परिणाम वाले गेमों को बेहतर अनुशंसा स्थान मिलते थे। दोनों गेमों के मामले में भी यही हुआ। छोटे छोटे साधारण कार्यों के कारण आंकड़े इतने बढ़ गए कि प्लेटफॉर्म ने उन्हें ठोस आंकड़े मानकर गेमों को अनुशंसा स्थानों पर ऊपर धकेल दिया। इसके बाद गेमों की अंतर्निहित खूबियों के कारण अनुशंसा स्थानों पर ऊपर धकेले जाने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। इस तरह पूरी स्थिति बेकाबू हो गई। इस समय घोस्ट जनरल गेम सेक्शन में एक अलग ही मुकाम पर था, महीने का सबसे लोकप्रिय नया गेम। इस खिताब के साथ डाउनलोड के आंकड़े बहुत ज्यादा थे। घोस्ट जनरल की उच्च रेटिंग और समीक्षा अनुभाग में मिली प्रशंसा के साथ यह एक अकल्पनीय परिणाम था। पेकियान ने और अधिक निराश होने के डर से बैकएंड पर आंकड़े देखने की हिम्मत भी नहीं की। वास्तव में वह चाहता था कि वह प्लेटफॉर्म से अपने गेम को अनुशंसा स्थानों पर ऊपर धकेलना बंद करने की विनती करे। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकता था। प्लेटफॉर्म की सिफारिशें आंकड़ों के आधार पर स्वचालित रूप से काम करती थीं, और इसके अलावा अगर वह ऐसा करता तो इसे उल्लंघन माना जाता और सिस्टम द्वारा उसे चेतावनी दी जाती। तभी पेकियान को उस कथन का सही अर्थ समझ आया, कभी कभी इंसान के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। छात्रावास की छत पर अकेले खड़े पेकियान भावनाओं से भर गए थे। वह छात्रावास में यूं ही सुस्ती नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि निपटान का समय लगभग हो चुका था और उसे डर था कि कहीं मायान उसकी सिसकियां न सुन ले। सिस्टम की स्क्रीन पेकियान के सामने आ गई और एक बार फिर धन रूपांतरण प्रणाली के निपटान का समय आ गया था। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन लेस देन मालिक पेकियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 100:1। हानि रूपांतरण अनुपात 1:1 ग्रेटर देन लेस देन निपटान शुरू हो रहा है। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम निधि 514,723.5 214,723.5 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 224.6 ग्रेटर देन लेस देन निपटान प्रगति पर है। ग्रेटर देन लेस देन रूपांतरण प्रगति पर है। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम निधि 514,723.5 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 2,371 2147 2 ग्रेटर दैन। इन आंकड़ों को देखकर पेकियान को थोड़ा आत्महत्या करने का मन हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कार्ड गेम इतने लाभदायक होंगे। 500,000 में से एक हिस्सा द लोनली डेजर्ट रोड से होने वाली नियमित आय थी। आखिर वह गेम अभी भी चल रहा था और उसकी एक युआन कीमत से होने वाली संचित आय अभी भी काफी प्रभावशाली थी। हालांकि यह अभी भी एक छोटा सा हिस्सा ही था। अधिकांश आय घोस्ट जनरल से आ रही थी। पेकियान ने अपने बुनियादी गणितीय कौशल का उपयोग करके एक मोटा अनुमान लगाया। एक सप्ताह के भीतर घोस्ट जनरल का शुद्ध लाभ लगभग 500,000 था। इसका मतलब था कि कुल आय लगभग 1,000 थी। अगले सप्ताह तक आय और भी बढ़ जाएगी क्योंकि गेमर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और गेम की लोकप्रियता भी और बढ़ रही थी। भले ही गेम में कोई पैवॉल न होने के कारण भविष्य में ज्यादा कमाई न हो, फिर भी यह एक बहुत बड़ा बाजार था और इसकी लोकप्रियता कम होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही। आंकड़ों के आधार पर गेम की मासिक कमाई 5,000 से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना थी। हालांकि यह किसी मोबाइल गेम के लिए सामान्य आंकड़ा था, फिर भी 30 से कम कर्मचारियों वाली एक छोटी कंपनी के लिए ये काफी अच्छा मुनाफा होता।
लेकिन पेई कियान के लिए मामला अलग था। वह शुरू से ही इस गेम पर काम करने वाला अकेला व्यक्ति था। मा यान को केवल 3000 का मासिक वेतन मिलता था और उसने केवल आवश्यकता फॉर्म भरने में मदद की थी। पेई कियान ने ही सभी टेम्पलेट्स और 8 रिसोर्स खरीदे थे, जिनकी कुल कीमत केवल 300,000 थी। गेम न केवल पहले सप्ताह में अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगा, बल्कि 200,000 का मुनाफा भी कमाएगा। आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताए गए थे, लेकिन फिर भी पेई कियान निराश महसूस कर रही थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि घोस्ट जनरल भविष्य में भी पेई कियान के लिए आय का स्रोत बना रहेगा। आखिरकार पूरे 1 साल तक चलने के बाद भी क्वाइट 3 किंगडम्स अभी भी लोकप्रिय था। इसका क्या अर्थ होगा? इसका मतलब यह था कि भविष्य में पेई कियान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि उसे नुकसान हो, वह सब कुछ पूरी तरह से नहीं खो पाएगा। आने वाले महीनों में सिस्टम फंड में हर महीने एक निश्चित राशि जमा होती रहेगी। हालांकि सिस्टम नुकसान का निर्धारण शुरुआती सिस्टम फंड के आधार पर करता था। उदाहरण के लिए इस बार के निपटान को ही ले लीजिए। सिस्टम के पास लाभ हानि की गणना करने का एक बेहद सरल तरीका था। यह अंतिम सिस्टम फंड और शुरुआती 300,000 की तुलना करता था, जिसमें इसे अधिक राशि को लाभ माना जाता था, और इसके विपरीत अगर पेई कियान को हर महीने सिस्टम फंड की शुरुआती राशि से अधिक अतिरिक्त राशि मिलती, तो सिस्टम यह मान लेता कि वह हमेशा लाभ कमा रहा है। दुखद, ये बेहद दुखद खबर थी। पेई कियान सचमुच मरना चाहता था। यह इतना दयनीय क्यों है? मैंने 200,000 कमाए थे, लेकिन वे 2000 में बदल गए। और इससे भी बुरा, अब मैं बिना कुछ किए ही पैसे कमाता रहूंगा और मेरे पास उन्हें खोने का कोई तरीका नहीं होगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे सोचने दो, चीजें इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। पेई कियान ने खुद को संभाला क्योंकि सिस्टम की स्क्रीन पर नए संदेश दिखाई दिए। लेस देन अगला निपटान 90 दिन बाद। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड टॉप अप किया जाएगा। लक्ष्य राशि 500,000। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 500,000 से अधिक पाया गया। कोई टॉप अप नहीं किया जाएगा। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 515,792.5। ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 2,371.5। ग्रेटर देन 2,147। 2 ग्रेटर देन। सचमुच, मैं सचमुच मर रहा हूँ। पेई कियान के संदेह की पुष्टि हो गई थी। सिस्टम हर निपटान के साथ सिस्टम फंड में अतिरिक्त राशि जोड़ता था। यह अतिरिक्त राशि और निपटान की तारीख हमेशा अलग अलग होती थी। चूंकि अतिरिक्त राशि की सीमा 500,000 थी और पेई कियान के मौजूदा सिस्टम फंड पहले ही 500,000 से अधिक हो चुके थे, इसलिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी जाएगी। जबकि अगर पेई कियान 300,000 पूरी तरह से हार जाता, तो उसे 500,000 की नई राशि डाल दी जाती। वह इस समय पूरी तरह से आत्महत्या करने के मूड में था। वह 300,000 जो लगभग उसके होने की पुष्टि हो चुकी थी, अब 2000 रह गई थी। भला इसे कौन स्वीकार कर सकता था? उसी समय सिस्टम फंड कुछ ही मिनटों में 1000 युआन से अधिक बढ़ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि घोस्ट जनरल अभी भी आय अर्जित कर रहा था। पेई कियान हताश हो गई थी और उसे खुद पर भी शक होने लगा था। क्या मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए? क्या मुझे भविष्य में पैसे कमाने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा भविष्य में मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। उसी क्षण पेई कियान के मन से लाभ कमाने का विचार पूरी तरह गायब हो गया। कारण सीधा सा था, लाभ बहुत कम था और यह संभव भी नहीं था। चाहे वह द लोनली डेजर्ट रोड हो या घोस्ट जनरल, उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा किस्मत पर आधारित था। क्या पेई कियान की किस्मत ऐसी ही बनी रहेगी? ये पक्का नहीं है। क्या होगा अगर वह ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश करे और उसे कुछ खास न मिले और नुकसान भी न हो? क्या यह अजीब स्थिति नहीं होगी? मुख्य बात अपने मूल योजना पर टिके रहना था। लाभ रूपांतरण अनुपात मात्र 100:1 था। अगर वह 1000,000 भी कमाता, तो उसे केवल 10,000 ही मिलते। यह एक घटिया सौदा होता। अध्याय 28। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। बेकार की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय जरूरी है कि मैं इस रकम को कैसे खर्च करूं। छात्रावास की छत पर खड़े होकर पेई कियान शरद ऋतु की ठंडी हवा का पूरा झोंका महसूस करते हुए अपनी आगे की रणनीति पर विचार कर रहा था। अगर मैं सिर्फ खेल के लिए जरूरी सभी संसाधन खरीद लूं तो ये बहुत धीमा होगा।
किसी कंपनी के मुख्य परिचालन खर्च क्या होते हैं? किराया, बिजली, कार्यालय उपकरण और कर्मचारियों का वेतन। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, तो क्या मेरे मासिक खर्च आसमान छू नहीं जाएंगे? हाँ, यही तरीका है। चलो देखते हैं। तेई कियान ने अपने फोन का कैलकुलेटर निकाला और जल्दी से हिसाब लगाया। पहले हफ्ते में 500,000 की कमाई, अगले महीने यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। 5,000,000 की अनुमानित कुल कमाई के आधार पर मासिक शुद्ध लाभ लगभग 2,500,000 होना चाहिए। हालांकि अगले 2 महीनों में यह आंकड़ा निश्चित रूप से गिरेगा, लेकिन यह अचानक गिरावट नहीं होगी। अगला भुगतान 3 महीने बाद है। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार शुद्ध लाभ निश्चित रूप से 6,000,000 के आसपास पहुंच जाएगा। धत तेरे की, मैंने क्या कर दिया? अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो परिवर्तित लाभ 60,000 होगा। हालांकि अगर मैं सब कुछ खो देता हूं, तो मेरी निजी संपत्ति 500,000 होगी। छी, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? इसका मतलब है कि मुझे 3 महीनों में 6,000,000 का नुकसान उठाना पड़ेगा। सोचो, मैं सबसे ज्यादा कहाँ खर्च कर सकता हूँ पैसा? अगर मैं 5 युआन प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन के हिसाब से सबसे महंगा ऑफिस भी किराए पर लूं, तो 3,000 वर्ग मीटर की जगह का किराया 450,000 युआन प्रति माह होगा। 30 कर्मचारियों को 5,000 युआन प्रति माह नहीं, 7,000 युआन प्रति माह वेतन पर रखूं, तो कुल खर्च 210,000 युआन हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आग को पानी के गिलास से बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कंपनी खोलते समय लोग आमतौर पर इन खर्चों को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत सस्ते लग रहे हैं। अगर मैं कंपनी के उपकरणों के लिए सिर्फ सबसे महंगी चीजें ही इस्तेमाल करूं, तो इससे कम से कम 1,000 युआन तो बच ही जाएंगे, है ना? हाँ, पैसा बर्बाद करने का यही सबसे तेज तरीका है। लेकिन ऑफिस ढूंढना, कर्मचारियों को रखना और उपकरण खरीदना कितना झंझट भरा काम लगता है। मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया। छोड़ो, चलो इस बारे में सोचते हैं। धीरे धीरे लोगों को काम पर रखने और खुद ऑफिस की जगह ढूंढने के ख्याल से ही तेई कियान को बहुत सिर दर्द होने लगा। पिछले जन्म में उसने इनमें से कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि न तो वह इसमें अच्छा था और न ही उसे यह पसंद था। ये सब बहुत झंझट भरे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि पैसा बर्बाद करने का यही सबसे तेज तरीका था। इसलिए उसने अगले दिन इस मुद्दे पर विचार करने से पहले इसे फिलहाल टालने का फैसला किया। छात्रावास में वापसी। भाई कियान, खेल बहुत लोकप्रिय हो गया है। क्या हम बाहर जाकर जश्न मनाने के लिए दावत करें? माँ यान की आंखें खुशी से चमक उठी। उफ, तेई कियान को याद आया कि उसने वास्तव में माँ यान से वादा किया था कि वह उसे 50 युआन प्रति व्यक्ति से अधिक की कीमत वाली एक शानदार दावत देगा। ठीक है, चलो चलें। भले ही उसे वो 300,000 युआन नहीं मिले, लेकिन उसके पास कम से कम 2,000 युआन तो थे। 2,000 युआन की आमदनी में 100 युआन खाने पर खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी तेई कियान का मूड बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। स्कूल के दक्षिण की ओर एक ठीक ठाक बुफे रेस्टोरेंट खुला था, जहां प्रति व्यक्ति 58 युआन लगते थे। 2009 बैच के छात्रों के लिए ये खाने के लिए एक शानदार जगह मानी जाती थी। तेई कियान अपनी सीट पर बैठा रहा और बिना किसी भाव के देखता रहा कि मायान केक की प्लेटों के साथ एक बड़ा सा पे ले रहा है। बुफे में बारबेक्यू किया हुआ मांस खाने वालों की संख्या के आधार पर सीमित था। हालांकि केक, सब्जियां और फल अनलिमिटेड थे। ये साफ था कि मायान अच्छी भूख लेकर आया था और उम्मीद कर रहा था कि जब वह निकलेगा तो उसका पेट भरा होगा। भाई कियान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई बात परेशान कर रही है? हाँ, एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस के रूप में आपका असली चेहरा सामने आ रहा है। इस खेल से आपने कम से कम कुछ लाख तो कमाए ही होंगे, है ना? फिर भी आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा थीं? इसके अलावा आप इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर जरा भी परेशान नहीं हैं। मायान खाते खाते ठीक से बोल नहीं पा रहा था और पूछता रहा। सारे खाने को देखकर तेई कियान ने लापरवाही से मांस के कुछ टुकड़े उठाए, लेकिन वे बेस्वाद निकले। हालांकि वह पहले एक साधारण वेतनभोगी था, लेकिन उसने बीजिंग में कई महंगे बुफे में खाना खाया था। इसलिए ये सारे सस्ते बुफे अब उसे कुछ भी नहीं लग रहे थे। सबसे जरूरी बात, उसका मूड खराब था और उसे कुछ भी खास नहीं लग रहा था। वह पैसे गंवाना चाहता था। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? उस समय तेई कियान को मायान से खास तौर पर जलन हो रही थी। इस नासमझ को गणित का जरा भी ज्ञान नहीं था।
मा यांग ने सोचा कि पेई कियान ने कुछ लाख युआन कमाए होंगे क्योंकि उसे पेई कियान के लाभ मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। असल में पेई कियान ने पूरे साल में 5 लाख कमाए थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सका। अरे कोई बात नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से गेम पर काम करते करते थक गया हूँ और मुझे आराम चाहिए। आखिरकार कंपनी चलाना बहुत थकाने वाला काम है, पेई कियान ने लापरवाही से जवाब दिया। भाई कियान, इस पर तो मुझे आपको डांटना पड़ेगा, मा यांग ने केक का एक और टुकड़ा खाते हुए कहा। कम से कम आप एक कंपनी के मालिक तो हैं। आप अपने शरीर का ख्याल कैसे नहीं रख सकते? आप अब सब कुछ खुद नहीं कर सकते। एक सहायक रख लीजिए और उसे सारा काम सौंप दीजिए, कितना अच्छा होगा। सहायक रखूं? पेई कियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मा यांग ने सिर हिलाया। हाँ, सही कहा, एक सहायक रख लो। टीवी पर तो हमेशा ऐसा ही होता है ना। दबंग बॉस हमेशा लग्जरी कार में लड़कियों को पटाने जाता है। वैसे भी वो खुद तो कोई काम नहीं करता, बाकी सारा काम उसके सहायक पर डाल दिया जाता है। ये कहावत तो सुनी ही नहीं है, सारा काम तो सेक्रेटरी ही करता है। बढ़िया रहेगा। अरे बूढ़े माँ, आप तो जीनियस हैं। सच में मुझे एक सहायक चाहिए, और हाँ, वो एक पेशेवर और बेहद काबिल सहायक होना चाहिए। पेई कियान को अचानक एक जबरदस्त विचार आया। बेशक पेई कियान की सोच मा यांग की बात से बिल्कुल अलग थी। मा यांग का मानना था कि टीवी सीरियल में बॉस के साथ हमेशा एक सहायक होता है और इसीलिए उसने ये सुझाव दिया था। वहीं पेई कियान सोच रहा था कि वो अपने सारे घाटे वाले काम, जैसे कि ऑफिस किराए पर लेना और कर्मचारी रखना और ऑफिस का सामान खरीदना, सहायक पर डाल सकता है। अगली दोपहर पेई कियान एक्सॉन हेडहंटिंग की जिंगझोउ शहर शाखा के ग्राहक सेवा केंद्र में चाय की चुस्कियां लेते हुए एक सलाहकार के आने का इंतजार कर रहे थे। वास्तव में केंद्र में कई हेडहंटिंग सलाहकार मौजूद थे। हालांकि पेई कियान ने विशेष रूप से कहा था कि उन्हें सबसे अनुभवी सलाहकार चाहिए जो कम से कम क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर का हो, इसीलिए उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ा। खैर, पेई कियान को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें एक सहायक नियुक्त करना है। सच तो यह है कि उनके पास सहायक नियुक्त करने के कई विकल्प थे। उदाहरण के लिए, वे ऑनलाइन विज्ञापन देकर साक्षात्कार आयोजित कर सकते थे या किसी भी कॉलेज के छात्र से संपर्क कर सकते थे। हालांकि उनमें से कोई भी पेई कियान की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। एक बहुत धीमा था तो दूसरा बहुत ही निम्न स्तर का। पेई कियान के लिए उनका व्यक्तिगत साक्षात्कार लेना बहुत झंझट भरा होता। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से विशेष रूप से प्रतिभाशाली सहायकों को नियुक्त करना भी मुश्किल होता। पेई कियान जिस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते थे, वह व्यवसाय जगत का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो अपने दम पर काम कर सके। सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि वह व्यक्ति उनकी हर बात को समझ सके और उनके एक ही आदेश पर उसे तुरंत पूरा कर दे। इस बारे में विचार करने के बाद पेई कियान ने फैसला किया कि उनके लिए किसी विशेषज्ञ भर्ती फर्म की तलाश करना सबसे विश्वसनीय विकल्प होगा। बेशक इसका नुकसान ये होगा कि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वह सिस्टम फंड का इस्तेमाल करेंगे। ये पेई कियान की इच्छा के अनुरूप था। इंतजार से ऊबकर पेई कियान ने अपना फोन खोला और इंटरनेट पर कुछ खोजने लगे। संयोग से उन्हें एक पोर्टल वेबसाइट के गेम सेक्शन में एक समीक्षा दिखाई दी। घोस्ट जनरल नामक इस गेम के माध्यम से मोबाइल गेम के भविष्य की एक झलक। उपन्यास अध्याय 29। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। पेई कियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे किसी पोर्टल वेबसाइट पर घोस्ट जनरल की समीक्षा देखने को मिलेगी। जिज्ञासावश उसने उस पर क्लिक किया। हाल ही में घोस्ट जनरल नाम के एक गेम ने मोबाइल गेमिंग जगत में तहलका मचा दिया है। गेम के निर्माता ने भले ही इसका विज्ञापन नहीं किया था, लेकिन पहले ही हफ्ते में इसके डाउनलोड की संख्या 80,000 के करीब पहुंच गई। आंकड़ों के आधार पर, चाहे सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या हो या गेम से संतुष्टि और जुड़ाव का स्तर, इसने उसी समय रिलीज हुए किसी भी अन्य मोबाइल गेम को पीछे छोड़ दिया है। वास्तव में इसने उन्हें पूरी तरह से पछाड़ दिया है। पहले उद्योग के जानकारों का मानना था कि मोबाइल कार्ड गेम्स का उद्योग पतन की ओर है, यहाँ तक कि इसके जनक क्यूब 3 किंगडम्स के खिलाड़ियों की संख्या और मुनाफे में भी गिरावट आई है। ऐसा लग रहा था कि इससे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि घोस्ट जनरल ने इस विश्लेषण को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है और दिखाया है कि मोबाइल कार्ड गेम्स उद्योग में अभी भी विकास की अपार संभावनाएं हैं।
तो आखिर यह गेम विपरीत परिस्थितियों में भी सफल होकर क्यूब 3 किंगडम्स के उत्तराधिकारी के रूप में अगली पीढ़ी के मोबाइल गेम के रूप में अपनी जगह बनाने में कैसे कामयाब रहा है। कार्ड गेम्स। मैं घोस्ट जनरल की सफलता के रहस्य को उजागर करने के लिए अपना पेशेवर विश्लेषण शुरू करूंगा। सबसे पहले, घोस्ट जनरल ने क्यूब 3 किंगडम्स द्वारा शुरू की गई कार्टून जैसी कला शैली का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय इसने 3 किंगडम्स के पात्रों को पूरी तरह से नया रूप दिया, जिससे गेमर्स को एक नया अनुभव मिला। अधिकांश गेमर्स लंबे समय से दोहराव वाले कार्टून जैसे पात्रों से ऊब चुके हैं। एपिक इन वॉल पेंटिंग शैली ने गेमर्स को एक बिल्कुल नए 3 किंगडम्स की कल्पना करने की अनुमति दी और इसने उन्हें शुरुआत से ही आकर्षित किया। दूसरा, घोस्ट जनरल का गेम प्ले बेहद सरल है। इसने मौजूदा मोबाइल कार्ड गेम्स के सभी अनावश्यक तत्वों को हटा दिया और केवल क्लासिक प्लेस्टाइल के सार और मूल सिद्धांतों को बनाए रखा, जिससे गेमर्स पर बोझ कम हो गया। क्यूब 3 किंगडम्स और इसी तरह के अन्य परिपक्व मोबाइल कार्ड गेम्स लगातार गेम में नए तत्व जोड़ते रहे हैं, जिससे शुरू में एक कैजुअल गेम गेमर्स के लिए बेहद थकाऊ और उबाऊ बन गया। चूंकि घोस्ट जनरल ने केवल मूलभूत गेम प्ले को बनाए रखा है, इसलिए एक गेमर को केवल रोजाना सिर्फ 1 या 2 घंटे बिताए। इससे कई कैजुअल गेमर्स का दिल जीत लिया क्योंकि उन्हें अब दूसरे गेम्स की तरह समय के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता था। तीसरा, घोस्ट जनरल पूरी तरह से विवेक का खेल है। 10 युआन की खरीद कीमत के अलावा खेल में खरीदने योग्य एकमात्र वस्तु 30 युआन का स्थायी सदस्यता कार्ड है। इसका मतलब है कि सभी खिलाड़ी लगभग बराबर हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वे खेल का पूरा आनंद ले सकते हैं। ये घोस्ट जनरल की सफलता के प्रमुख तत्व हैं और यही कारण है कि इसे इतनी शानदार समीक्षाएं मिल रही हैं। शायद घोस्ट जनरल मोबाइल कार्ड गेम्स को इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। मेरा मानना है कि भविष्य में इसी तरह के और भी अनौपचारिक और निष्पक्ष मोबाइल कार्ड गेम्स आने वाले हैं। लेख के नीचे नेटिजन्स ने जमकर टिप्पणियां की। पेशेवर, शानदार लेख। सच में, मैंने घोस्ट जनरल खेलना इसलिए शुरू किया क्योंकि यह निष्पक्ष था और मुझे दुर्लभ कार्ड पाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। साथ ही, मुझे खेल की शैली भी बहुत पसंद है। सभी कार्ड और उपलब्धियां इकट्ठा करना ही मुझे पूरे साल खेलने के लिए काफी है। बाकी सब कुछ एक जैसा था। लेख पढ़ने के बाद पेकियान को अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने जो घोस्ट जनरल बनाया है वही गेम आप लोग खेल रहे हैं? मैंने आर्ट स्टाइल इसलिए बदला था ताकि कार्टून स्टाइल पसंद करने वाले गेमर्स को दूर रख सकूं। गेम प्ले को सरल बनाना, ये मेरी मर्जी से नहीं था। मैंने जो टेम्पलेट्स खरीदे थे उनमें बस यही फंक्शन थे। मैं चाहकर भी गेम एडिटर से इसे बदल नहीं सकता था। विवेक का खेल, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा पैसे खर्च करने वाले लोग मेरे पैसे हारने के लक्ष्य को प्रभावित करें। अब इन्हें खेल की खूबियां कैसे बताया जा रहा है? पेकियान सच में मरना चाहता था। ये पागल दुनिया है और इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अपना फोन नीचे रखकर पेकियान चुपचाप जीवन के बारे में सोचने लगे। बॉस पे, नमस्कार, इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए। सूट पहने 30 साल के एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर पेकियान से हाथ मिलाया। मैं एक्सॉन ह्यूमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन के होंडोंग प्रांत का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ, साथ ही एक अनुभवी हेडहंटिंग कंसल्टेंट भी। आपकी सेवा करके मुझे खुशी हो रही है। आप मुझे लॉरेंस कह सकते हैं। इस कंसल्टेंट ने अपने अंग्रेजी नाम से शुरुआत की और बेहद विनम्र थी क्योंकि पेकियान ने अंदर आते ही रिसेप्शनिस्ट को अपनी पहचान बता दी थी। वे तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के बॉस हैं। प्रबंधकीय स्तर के हेडहंटिंग कंसल्टेंट द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है। हालांकि पेकियान ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए और यही उनकी उदारता का प्रमाण था। जाहिर है, हेडहंटिंग कंपनी ऐसे क्लाइंट के मामले में आनाकानी नहीं करती। लेकिन जाहिर है, पेकियान का मुख्य उद्देश्य सिस्टम फंड से पैसा खर्च करना था और इसीलिए उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई और वे इतने सहज दिख सके। नमस्कार, मैनेजर लॉरेंस। मैं यहाँ सिर्फ एक सहायक नियुक्त करने आया हूँ, पेकियान ने सीधे सीधे कहा। जरूर, क्या मैं आपकी सामान्य अपेक्षाओं के बारे में जान सकता हूँ? मैनेजर लॉरेंस ने पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। हम सबसे ज्यादा वेतन वाला। पेकियान के चेहरे से साफ था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। चूंकि कर्मचारी का वेतन भी सिस्टम फंड से ही काटा जाता है, इसलिए पेकियान स्वाभाविक रूप से ज्यादा वेतन वाले को नियुक्त करना चाहते थे। जितना ज्यादा वेतन कटेगा उतना ही ज्यादा उन्हें नुकसान होगा। मैनेजर लॉरेंस हंसे। ठीक है, यह एक पहलू है। नोट कर लिया। हालांकि मुझे अभी और जानकारी चाहिए। उदाहरण के लिए,
क्या आप एक ऐसे हेड असिस्टेंट की तलाश में हैं जो प्रशासनिक सचिव की तरह हो, या फिर किसी मेहनती युवा को जिसे आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं? तेई कियान थोड़ी हैरान रह गई। क्या कोई अंतर है? मुस्कुराते हुए मैनेजर लॉरेंस ने समझाया, बिल्कुल है। एक प्रशासनिक सचिव जैसी हेड असिस्टेंट आमतौर पर एक असाधारण युवा महिला होती है जो हर क्षेत्र में निपुण होती है, लेकिन उन छोटे मोटे कामों पर ध्यान देती है जिन पर अध्यक्ष के पास समय नहीं होता। आप उन्हें सुपरस्टारों के मैनेजर समझ सकते हैं। उनका वार्षिक वेतन 100,000 से 350,000 के बीच होता है। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोगों के लिए अधिकतम वेतन 400,000 के आसपास होता है, जबकि युवा आमतौर पर असाधारण युवा पुरुष होते हैं जिन्हें कंपनी की रीढ़ बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। संभावना है कि वे उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये गुण साथ साथ भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण आपकी आवश्यकताएं हैं। तेई कियान ने जरा भी संकोच नहीं किया। पूर्व वाला सोचने की कोई बात ही नहीं थी। टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड में इस समय केवल 2 लोग ही काम कर रहे थे। अगर वह उत्तराधिकारियों के बारे में सोचने लगे तो वह पागल ही होगा। इसके अलावा तेई कियान को पुरुष सचिवों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। मैनेजर लॉरेंस ने सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए। मेरे पास कुछ रिज्यूमे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और उनमें से कुछ को चुन सकते हैं। कुछ देर बाद तेई कियान के सामने रिज्यूमे रखे गए। सभी रिज्यूमे खूबसूरत युवतियों की थे और लगभग एक जैसे थे। वे सभी उच्च शिक्षा प्राप्त थीं। न केवल उनकी अंग्रेजी धारा प्रवाह थी, बल्कि उनमें से कुछ ने कई भाषाओं में महारत भी हासिल कर रखी थी। पिछले रोजगार की बात करें तो उनमें से कुछ ने शीर्ष घरेलू कंपनियों में मुख्य सहायक के पद पर काम किया था। कुछ के पास लेखांकन कौशल और कानून का ज्ञान आदि जैसे अतिरिक्त कौशल भी थे। मैनेजर लॉरेंस ने कहा, ये उम्मीदवार हॉन्डोंग प्रांत में मुख्य सहायक के पद के लिए सबसे असाधारण प्रतिभाएं हैं। हमारे हेडहंटर्स पहले भी उनसे संपर्क कर चुके हैं और हम गारंटी देते हैं कि बातचीत, संबंध संभालने या मामलों को सुलझाने के मामले में वे सभी बुद्धिमान और कुशल हैं। सभी रिज्यूमे देखने के बाद तेई कियान ने सबसे अधिक अपेक्षित वेतन वाला रिज्यूमे निकाला। उपन्यास अध्याय 30। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। ये शिनहेलू, ये पहले एक मशहूर कंपनी में उपाध्यक्ष की सहायक थीं। इन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी? इनके रिज्यूमे में नौकरी छोड़ने का कारण नहीं लिखा है। मैनेजर लॉरेंस मुस्कुराए। मुझे लगता है आप खबरें नहीं देखते, बॉस पेई। नशे में धुत होकर उपाध्यक्ष ने इनके साथ गलत व्यवहार किया, जिसका विरोध हुआ। नतीजा ये हुआ कि उपाध्यक्ष को निकाल दिया गया और सहायक शिन ने खुद इस्तीफा दे दिया। उस घटना से कंपनी की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ा और सच तो ये है कि हाल तक इस पर गर्मागर्म बहसें होती रहीं। तेई कियान थोड़ा हैरान रह गए। तो ये महिलाएं सच में हीरो हैं? मैनेजर लॉरेंस ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। शायद एक बड़ी कंपनी में काम करने के अनुभव ने उसे थका दिया है, इसलिए उसे एक छोटी नहीं बल्कि नई स्थापित कंपनी में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है। तर्क और परिचालन की दृष्टि से वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। मैनेजर लॉरेंस द्वारा परिचालन की दृष्टि का उल्लेख स्पष्ट संकेत था कि वह अन्य पहलुओं के लिए उतनी आदर्श नहीं हो सकती है। तेई कियान ने तुरंत फैसला कर लिया। ठीक है, तो वही सही उम्मीदवार है। हालांकि मेरी एक गुजारिश है। मैनेजर लॉरेंस ने एक बार फिर सिर हिलाया। आप बताइए। जब तक गुजारिश हद पार नहीं करती, मुझे यकीन है कि इस पर बातचीत हो सकती है। वह मुझे तभी सुझाव दे सकती है जब मैं उससे पूछूं। अन्य परिस्थितियों में चाहे कुछ भी हो जाए, उसे चुप रहना होगा और ज्यादा सवाल नहीं करने होंगे, तेई कियान ने कहा। मैनेजर लॉरेंस मुस्कुराए। बिल्कुल, भले ही आपने इसका जिक्र न किया हो, ये सहायक होने की पेशेवर आवश्यकताओं में से एक है। 3 दिन बाद सोमवार, जिंगझोउ शहर की सबसे आलीशान ऑफिस बिल्डिंग शिनहुआ व्यू की लॉबी में एक कैयेन कार आकर रुकी। बॉस पे, हम पहुंच गए हैं। शिनहेलू ने पेई कियान के लिए कार का दरवाजा खोला और उन्हें सामने वाली ऑफिस बिल्डिंग में ले गई। हेडहंटिंग फर्म की बदौलत शिनहेलू आधिकारिक तौर पर टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की तीसरी कर्मचारी अध्यक्ष की सहायक बन चुकी थी। शिनहेलू कॉर्पोरेट जगत की सफल महिलाओं का आदर्श उदाहरण थी। बेदाग चेहरे और शालीनता के साथ, यहाँ तक कि ब्लाउज और बिजनेस कट के नीचे छिपी उनकी काया भी बेदाग थी। हर लिहाज से ये वही आदर्श उम्मीदवार थी जिन्हें पेई कियान चाहते थे।
उच्च शिक्षा प्राप्त और 3 विदेशी भाषाओं में धारा प्रवाह बोलने वाली, वह सुंदर और शालीन थी और उसकी बोलने की शैली भी बहुत सलीकेदार थी। वह लोगों से घुलना मिलना जानती थी और धैर्य से काम लेती थी, साथ ही जरूरत से ज्यादा पूछे बिना स्वयं से अपना काम करती थी। उन्होंने साथ में केवल कुछ दिन बिताए थे और पेई कियान को पहले से ही यह आभास हो गया था। भरोसेमंद, कुशल, पेई कियान ने जरा भी संकोच नहीं किया और उसे उसकी शुरुआती सैलरी से 30% ज्यादा देकर लगभग 30,000 प्रति माह पर नियुक्त कर लिया। ये 2009 की बात है, जब होंडोन विश्वविद्यालय के अधिकांश स्नातक 3,000 प्रति माह की सैलरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसकी सैलरी इतनी ज्यादा होने के 2 कारण थे। पहला, पेई कियान की तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड नई स्थापित थी। शिन हेलू के पिछले अनुभवों की तुलना में इसमें विकास की ज्यादा संभावना नहीं थी, इसीलिए वह उसे ज्यादा सैलरी देकर ही नियुक्त कर सका। चूंकि वह शुरू से ही बेहद सक्षम थी, इसलिए उसकी शुरुआती सैलरी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। अतिरिक्त 30% की वजह से ही उसका वेतन बड़ा चढ़ाकर लग रहा था। दूसरी बात, पेई कियान का मकसद बेहिसाब पैसा खर्च करना था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह किसी महंगे कर्मचारी को ही रखे। शिनहेलू जैसी प्रतिभावान अभिनेत्री को थोड़ा अधिक वेतन देना नियमों के विरुद्ध नहीं माना जाता था। आखिर पेई कियान ने तो मायांग जैसे व्यक्ति को भी 3,000 का मासिक वेतन दिया था। केन कंपनी के नाम पर किराए पर ली गई थी। पेई कियान पहले कंपनी के नाम पर कार खरीदना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे मना कर दिया। कार खरीदना संभव था, लेकिन इसके लिए आवश्यक राशि कंपनी के मौजूदा फंड पर निर्भर करती थी और वह कोई बहुत महंगी कार नहीं खरीद सकता था। पेई कियान सोचने लगा कि सस्ती कार खरीदना व्यर्थ होगा। अंततः उसने अपनी छवि सुधारने के लिए केन को किराए पर लेने का फैसला किया। हालांकि कार किराए पर लेने का खर्च ज्यादा नहीं था, लेकिन खर्च करते समय हर एक पैसा मायने रखता था। पेई कियान कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। शेनहुआव्यू पहुंचने का उसका मकसद एक ऑफिस किराए पर लेना था। ये पूरे जिंगझोउ शहर की सबसे आलीशान ऑफिस बिल्डिंग थी, जहां पेई कियान के अनुमान के अनुसार किराया 5 युआन प्रति वर्ग मीटर था, यानी 5 युआन प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन। ये 2009 की बात है, जब होंडोन प्रांत की राजधानी जिंगझोउ शहर एक द्वितीय श्रेणी का शहर था। अगर ये 2019 का बीजिंग होता, तो ये रकम कम से कम 3 गुना होती। जिंगझोउ शहर और इसी तरह की अन्य ऑफिस बिल्डिंगों में औसत किराया 2-3 युआन के आसपास था। हालांकि शेनहुआव्यू एक आलीशान जगह थी, जिसमें जटिल डिजाइन थे और इसीलिए यह ज्यादा महंगी थी। दूसरी कंपनियों के लिए यह एक खामी हो सकती थी, लेकिन पेई कियान के लिए यह एक बड़ा फायदा था। उसे यह जगह इसलिए पसंद थी क्योंकि यह महंगी थी। शिनहेलू लॉबी में दाखिल हुई और कर्मचारियों की तरफ बढ़ी। अब जब उसके पास एक सहायक था, तो पेई कियान को हर काम खुद नहीं करना पड़ता था। ऑफिस बिल्डिंग के सभी कर्मचारी सूट पहने हुए थे, वहीं पेई कियान ने कैजुअल कोट और पैंट पहनी हुई थी। हालांकि पेई कियान को ऐसी जगह पर जरा भी असहज महसूस नहीं हुआ, बस मौसम ठंडा होने के कारण थोड़ी ठंड लग रही थी। इसे पेई कियान के आत्मविश्वास का कारण मानने के बजाय यह इसलिए था क्योंकि उसके साथ सहायक शिन थी। कोई आदमी चाहे कितना भी छोटा, मोटा या बदसूरत क्यों न हो, जब तक उसके आसपास एक जवान, खूबसूरत और संभली हुई महिला होती है, ये हमेशा इस बात का संकेत होता है कि वह अमीर है। इसके अलावा पेई कियान न तो छोटा था, न मोटा और न ही बदसूरत। वह थोड़ा आकर्षक था। आजकल बहुत बदसूरत लोगों को पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलता। इससे पाठकों के लिए कहानी का आनंद लेना मुश्किल हो जाता। कुछ देर बाद मैनेजर मुस्कुराते हुए पेई कियान के सामने आया। नमस्कार बॉस पेई, मैं मैनेजर झांग हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। मैनेजर झांग को पेई कियान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी सहायक शिनहेलू के होने से यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पेई कियान के कपड़े बेहद साधारण थे और वह बहुत युवा दिख रहे थे। किसी भी कोण से देखें, वह एक गरीब वेतनभोगी व्यक्ति ही लगते थे। लेकिन शिनहेलू जैसी पृष्ठभूमि का होना, ये धारणा तुरंत एक अमीर, दूसरी पीढ़ी के वारिस की छवि में बदल गई, जो छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता था और चीजों को संभालने में असाधारण था। शायद अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों को यही पहनावा पसंद होता था। स्वाभाविक रूप से मैनेजर झांग लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सके। मैं यहाँ एक मंजिल को कार्यालय के रूप में किराए पर लेना चाहता हूँ, पेई कियान ने तुरंत बात शुरू कर दी। वाह बॉस पेई, अगर आप बिना किसी और कंपनी के साथ साझा किए पूरी मंजिल किराए पर लेना चाहते हैं, तो हमारी 17वीं मंजिल अभी भी खाली है।
वहाँ से नज़ारा बेहद खूबसूरत है। क्या मैं आपको वहाँ ले चलूं? मैनेजर झांग ने थोड़ा प्रयोग करते हुए पूछा। तेई कियान ने सिर हिलाकर हाँ कहा। जरूर, चलिए। मैनेजर झांग के नेतृत्व में वे तीनों शेनहुआ व्यू की 17वीं मंजिल पर पहुंचे। वो एकदम साफ सुथरी थी, धूल का एक कण भी नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ कुछ भी नहीं था। नज़ारा बढ़िया है। तेई कियान खिड़कियों के पास गया जहाँ से शहर का विशाल दृश्य दिखाई दे रहा था और पास के पार्क और इलाकों में भी झांका जा सकता था। वह बिना पैसे खर्च किए इस नज़ारे का आनंद ले सकता था। ऐसी जगह पर काम करना वाकई सुकून देने वाला होगा। तेई कियान ने पूरे इलाके पर एक नज़र डाली। पूरी मंजिल लगभग 8 बास्केटबॉल कोर्ट के लिए काफी थी। एक अनुमान के अनुसार ये 3000 वर्ग मीटर होगी। अगर आप नई स्थापित कंपनी है तो सरकार की ओर से संबंधित सब्सिडी उपलब्ध है और हम आपको 1 महीने का किराया देने की सुविधा भी देंगे, जिसमें आपको केवल 1 महीने की जमा राशि रखनी होगी और बाकी का भुगतान हर महीने करना होगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो आपको शायद ही किसी अन्य कार्यालय भवन में मिलेगा, प्रबंधक झांग ने गर्व से बताया। अधिकांश कार्यालय भवनों में 1-2 महीने की जमा राशि की आवश्यकता होती है, जबकि किराया हर मौसम में या छमाही आधार पर लिया जाता है। किसी कार्यालय भवन के लिए केवल 1 महीने की जमा राशि लेकर मासिक दर पर किराया लेना वाकई गर्व की बात थी और एक बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ था। लेकिन जाहिर है, फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी थे, जैसे कि कीमत। इसके अलावा ये छूटें नई स्थापित कंपनियों को ध्यान में रखकर बनाई गई नीतियों से संबंधित थी। तेई कियान इस श्रेणी में पूरी तरह फिट व्यक्ति थी। कीमत क्या है? तेई कियान ने सहजता से पूछा। मैनेजर झांग मुस्कुराए। 4 युआन। मुझे पता है, जिनझो शहर में ये कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन आप खुद हमारे फायदे देख सकते हैं। आपको अपनी कीमत के हिसाब से ही सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ ऑफिस किराए पर लेने से आपकी कंपनी की पहली छाप जरूर बेहतर होगी। 4 युआन। इतना सस्ता? तेई कियान ने भौहें चढ़ा ली। सस्ता? मैनेजर झांग दंग रह गए। ना। चैप्टर 31। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। मैनेजर झांग ने सपने में भी ऐसी प्रतिक्रिया की कल्पना नहीं की थी। पहले जिन कंपनियों से उनका संपर्क होता था, वे हमेशा इस बात की शिकायत करती थी कि यह जगह कितनी महंगी है, क्योंकि आमतौर पर अन्य ऑफिस बिल्डिंगों का किराया 2-3 युआन होता था। शेनहुआ व्यू का किराया लगभग उससे 2 गुना था, लेकिन फिर भी बॉस तेई को ये सस्ता लगा। क्या वह रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, या उनके लिए पैसा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था? तेई कियान का दिमाग तेजी से घूमने लगा और उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने शुरू में इस जगह का किराया लगभग 5 युआन के आसपास होने की उम्मीद की थी। 5 युआन प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन के अनुमान के आधार पर 3000 वर्ग मीटर के ऑफिस स्पेस का मासिक किराया 450,000 युआन होगा। बिना कुछ और किए 450,000 युआन मासिक नुकसान उठाने का ऐसा बढ़िया सौदा उन्हें और कहाँ मिल सकता था। फिर भी कीमत उनके अनुमान से पूरे 1 युआन कम थी। यह उनके लिए महीने में 90,000 युआन कम नुकसान उठाने जैसा था। ये वाकई काफी चिंताजनक था। हालांकि उसके लिए ये स्वीकार्य सीमा के भीतर ही था। तेई कियान के इतना घबराए होने का कारण ये था कि घोस्ट जनरल उसे रोजाना पैसे कमाकर दे रहा था। आखिर घोस्ट जनरल अभी शुरुआती दौर में ही था। आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जितनी ज्यादा सिफारिशें मिलती थीं, गेम उतना ही लोकप्रिय होता जाता था। रोजाना भारी संख्या में गेमर्स के आने से उसकी कमाई का तेजी से बढ़ना स्वाभाविक था। इतना पैसा गंवाना उसके लिए आसान नहीं था। तेई कियान को और मेहनत करनी होगी। मैं ये पूरी मंजिल किराए पर लूंगा। अनुबंध तैयार करो, तेई कियान ने साफ साफ कहा। मैनेजर झांग एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुरा उठा। जरूर, मेरे साथ आइए। इतना सीधा सादा ग्राहक मिलना वाकई दुर्लभ था। तेई कियान और शिनहेलू मैनेजर झांग के कार्यालय पहुंचे और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए भुगतान कर दिया। सब कुछ झटपट हो गया। जमा राशि और पहले महीने का किराया चुकाकर उसने पल भर में 700,000 खर्च कर दिए। तेई कियान ने जरा भी भौहें नहीं चढ़ाईं। इसके विपरीत वह मन ही मन बहुत खुश था। उसे सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता था जब उसका पैसा खर्च हो जाता था। अगर वह सिस्टम का सारा पैसा खर्च नहीं करता, तो भला वह सब कुछ अपनी निजी संपत्ति में कैसे बदलता। अनुबंध की शर्तों की बात करें तो तेई कियान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए सहायक शिन थी। वित्त और कानून के मामलों में पारंगत होने के कारण तेई कियान को पूरा भरोसा था कि वह हर खतरे को दूर रखेगी।
तो शिनहुआ व्यू में आपका स्वागत है। भविष्य में अगर आपको कोई समस्या आए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मैं आपके लिए इसे जल्द से जल्द निपटा दूंगा, मैनेजर झांग ने मुस्कुराते हुए कहा। तेई कियान ने कुछ अनौपचारिक शिष्टाचार का जवाब दिया और मैनेजर झांग से किराए का अनुबंध लेकर उसे सहायक शिन को सौंप दिया। इसके बाद तेई कियान और शिनहेलू मैनेजर झांग के कार्यालय से निकलकर 17वीं मंजिल पर लौट आए। खाली कार्यालय में इधर उधर घूमते हुए तेई कियान कंपनी के लेआउट की योजना बना रहे थे। ये पैसे के नुकसान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक अच्छा कार्य वातावरण न केवल हमारे कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद कर सकता है, बल्कि हमारी कंपनी की छवि को भी बेहतर बना सकता है। सहायक शिन, इसे नोट कर लो और मेरे लिए एक खरीद पर्ची तैयार कर दो। काम करने की मेजें और कुर्सियां महंगी होनी चाहिए। अरे, सिर्फ महंगी ही नहीं, ये शानदार, सुरुचिपूर्ण और उच्च कोटि की होनी चाहिए। यह अन्य कंपनियों से अलग होनी चाहिए। कंप्यूटरों में सबसे अच्छे पुर्जे होने चाहिए और कीबोर्ड और माउस भी उच्च कोटि के होने चाहिए। सभी में 2 मॉनिटर होने चाहिए। हम दूरसंचार के युग में जी रहे हैं और हम एक गेमिंग कंपनी हैं। कंप्यूटर ही हमारी उत्पादकता है। हमारे पास पौधे भी होने चाहिए। काम की थकान के बाद पौधों को देखने से सुकून मिलता है। चूंकि पौधों की देखभाल करना आसान नहीं है, इसलिए हमें उनकी देखभाल के लिए एक पेशेवर माली को नियुक्त करना होगा। मुझे लगता है कि वह जगह एक मिनी जिम के लिए उपयुक्त है। उद्योग से संबंधित कई बीमारियां हैं और नियमित व्यायाम करने से उन्हें कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही कर्मचारियों को बेहतर काम करने में भी मदद मिलेगी। मेहमानों के कमरे, सोफे और कॉफी टेबल पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक बढ़िया चाय सेट भी ले सके तो बेहतर होगा। लगभग 8 प्रकार की अच्छी चाय की पत्तियां खरीदें। अगर कभी कोई व्यावसायिक बैठक हो तो हम अपने मेहमानों को सादा पानी नहीं परोस सकते। तेई कियान ने आत्मविश्वास से कहा। चूंकि वह हर चीज के लिए सिस्टम फंड का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। वैसे भी कंपनी के इस्तेमाल की हर चीज बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो चीजें कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे भी बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए। टिप्पणी करते समय तेई कियान ने सिस्टम की प्रतिक्रिया देखी। चूंकि कोई बदलाव या चेतावनी नहीं थी, इसका मतलब था कि तेई कियान की हरकतें नियमों का उल्लंघन नहीं थीं। शिनहेलू ने एक छोटी नोटबुक पकड़ी और जल्दी से नोट्स लिखे। जी हाँ, बॉस तेई, सब कुछ आपकी इच्छानुसार तुरंत तैयार कर दिया जाएगा। क्या मैं आपसे आपके बजट का अनुमानित बजट पूछ सकती हूँ? शिनहेलू ने पूछा। तेई कियान ने कुछ देर सोचा। लगभग 500,000 से 800,000 के बीच। कोशिश करो कि 800,000 के आसपास खर्च हो। शिनहेलू ने सिर हिलाकर सहमति दी। समझ गई। तेई कियान भी हद से ज्यादा खर्च करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भले ही वह खर्च बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे कंपनी की जरूरतों से ज्यादा खर्च नहीं करना था। उदाहरण के लिए, कंपनी को जिन कंप्यूटरों की जरूरत थी, उन्हें ही ले लीजिए। आमतौर पर साधारण कंप्यूटर भी काम कर जाते, लेकिन तेई कियान ने उच्च श्रेणी के कंप्यूटर मांगे ताकि उसे नुकसान हो। सिस्टम ज्यादातर सामान्य उच्च श्रेणी के कंप्यूटरों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन अगर तेई कियान लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करके सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहता, तो सिस्टम उसे उल्लंघन मानता। इसलिए तेई कियान बिना किसी सीमा के खर्च नहीं कर सकता था। खर्च को लगभग 800,000 पर तय करना भी सिस्टम की सीमा को परखने जैसा था। एक दिन बाद, ये वो खरीदारी की सूची है जो मैंने हमारी पिछली बातचीत के बाद तैयार की है। कृपया इसे देख लीजिए। शिनहेलू ने तेई कियान को एक दस्तावेज दिया। ये खरीदारी की सूची थी जिसमें ऑफिस की मेजें, कुर्सियां, कंप्यूटर, पौधे, जिम का सामान, सोफा, कॉफी टेबल और चाय की पत्तियां आदि शामिल थी। तेई कियान ने जो कुछ भी जुटाया था, वह सब इसमें था। इसे सरसरी तौर पर देखते हुए भी तेई कियान थोड़ा हैरान रह गया। ये वाकई बहुत महंगा था। सिर्फ पौधों की कीमत ही इसका अंदाजा लगाने के लिए काफी थी। एक बुद्धिस्ट पाइन बोनसाई की कीमत 988 थी। हालांकि यह इतनी महंगी नहीं थी कि किसी को ठगा हुआ महसूस हो। तेई कियान तस्वीर देखकर समझ गया था कि यह वाकई बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी उस्ताद ने इसे बड़ी बारीकी से संवारा हो। वास्तव में 988 की कीमत भी जायज लग सकती है। 10 प्रोविजन ट्री, जिनकी कीमत 188 प्रति पौधा थी। उन्हें 10 की जरूरत क्यों थी? इसका कारण ये था कि खिड़कियों के पास एक भी रखना अकेलापन लगता, इसलिए उन्होंने और मंगवाए। 10 का मतलब परफेक्ट 10 था।
वहाँ 60,000 की कीमत वाले महंगे सोफे भी थे। चाय के सेट की बात करें तो हाथ से बना चांदी का सेट 22,000 का था, जबकि प्राकृतिक स्याही से बना दूसरा सेट 13,000 का था। दोनों का इस्तेमाल बारी बारी से किया जाता था। चाय की पत्तियों की कई किस्में थीं, जो सभी महंगी थीं। शून्य की संख्या देखकर पेई कियान की पलकें फड़कने लगी। उसने सब कुछ गंभीरता से देखने का नाटक किया, फिर पन्ने पलटे। कुल 780,000। अधिकांश खर्च काम करने की मेजों पर हुआ था। हर एक कर्मचारी को एक प्रीमियम डेस्क, प्रीमियम गेमिंग चेयर, प्रीमियम कंप्यूटर, प्रीमियम डुअल गेमिंग मॉनिटर और मैकेनिकल कीबोर्ड दिए गए थे। Hara Sita ki Kimita Lagabaga 20,000 thi, 30 Karmakaryom K Deska ki Kula Kimita 600,000 thi, Anya Savia Kazmika Karkam Ko Milikara Kula Karka 780,000 Ho Gaya, Darasala, Pei Kiana Ko Ina Vastuam ki Alaga Kimitum Ko Dekakara Nirasa Hui, Sirfa 780,000, Atana Sasta, 30 Vaka Deska Yaha Ankara Pei Kiana Ni Kafi Sokavikara K Bada Nakala Ta, Halanki Pei Kiana Nukasana Uthana Kahata Ta, Lekina Sistama K Niamom K Tahata Use Samanya Vyavasayika Gatavidium Karani Hai Thim, Isaka Matalaba Yaha Ta Ki Vaha Logam Ko Sifra Rama Karan Ora Gemakalane K Laikama Para Nahim Raka Sakata Ta. Yaha Sistama Kaspasta Alingana Ta, Jisek la Use Setavani Mila Sakati Thi, Clauda Editara Ki Suvida Hone K Karana, 30 Loga Eka Bear Payman Ka Gemma Banan K Lai Pariapta the, Jonisita Rupa Se Gati Yuganavata Ka Hota, Tisa Vaka Deska K Sata Eka Ora Samasya Yaha Thiki Officer Ka Spesa Bahuta Bara Ta, Halamki, Isaka Samadana Asani Se Ho Gaya. Pei Kiana ni Pula Tebala, Intarat Naman Ruma, Midia Ruma, Paintree, Snaka Area Ora Resting Alornu Ardiki Yojana Banai, Asala Officer to Sirfa Eka Chotse His Mem Hai Ta, Atana Hai Nahim, Hara Vaka Deska K Bika Pariapta Jiri Raki Gai Thi Taki Hara Kamakeri Ko Apana Niji Samaya Mila Sake, Yaham Taka Ki Karide Gay Deska Bisa Base Bear Akara K the. Kamakeri una para apani ikanyusara kucha bi raka sakat the, agara ve sajavata ke samana para apana sara pesa bi kaka kara deep, to be saba kucha usamem sama jata, isa taraha ke lota ke sata, tisa vaka deska lagabaga pure spesa ko baran ke lipariapta the, pe kiana ni sina halu ko prasansa bari najarom se deka yaha mahila kamala ki thi, yaha to pesavara tarika ta. Pesavara muskana banai rakat hu, sina halu ni bataya, ye savi utpada usitasrotum se oresabase kama thoka mulya para karide gay haim, kampani eka pesa bi bevahaha barbada nahim karegi, pe kiana ni sira hilaya, unhem sina halu ki kasamatown para pura barosa ta. Usita madyamom se sabase kama thoka mulya para samana karadane ke mumulmem, sistama ke pasa pe kiana ko setavani deen ka koi karana nahim ta, pe kiana apani isa sahayaka se bahada kusa thi, vaha usaki mansa ko puri taraha samajati thi ora bahada kusala thi, usake pasa na kivala bestana the, balki vaha budimana bithi usamem koi kami nahim thi. Budimana logam ke satakama karan ka yahi tu ananda hai, bahuta baria, main bahada kusa hum, hama izi ke anyusara kari de prakriya age bahinj, pe kiana ni tarifa karan mem jara bi kanjasi nahin ki, agale haft se mem chot conferenza ruma mem ne kamakaryom kar intaravu lunga, krapaya tabataka avasyaka janakari tyara kara lem, sina halu muskurai ora sira hilaya, basaka. Yahamir kama ka hisa hai, pe kiana kolaga ki saba kucha thika kala raha hai, ne kama karyom ki bati bahada mahatvapurna the izi se tea hota ki usaka misana safala hoga yanahim, pe kiana ke usahita sihe ko dekakara sina halu ni hawki muskana ke sata use yada delaya, mujhe lagata hai apa kucha bahuta mahatvapurna bata bulagay haim, kya hama apaki chavi badala dem, quote. Adyaya 32. Novalai Studio Hamare 10,000 se adika nisulka upanyasam ko dekam, anuvadaka, etalasa studiosa sampadaka, etalasa studiosa pe kiana eka pala ke lai ruka gai, sakamuka, apa bahuta vikarisila haim, assistenta sina, maim to lagabaga bula hai gai thi,
Saidantika rupa se, Geminga jays udyoga mem pahanev ka koi mahatva nahim honakahi, kai paramparika aura vidya udyogam mem, vyavasayika bathakam kalai pahanava bahada mahatvapurna hota ta. Pahan Jane Vale Kaparam Se Lakara Gariom K Prakara Ora Kalai Jane Vali Karam Taka, Harasiza Mayan Rakati Thi, Kuchaloga Eka Sutta Para Hajarong Rupe Kaka Kara Deet the Yaha Eka Anavariata Thi, Agara Anaka Pahanava Thika Nahim Hota, Tave Karaba Pahali Chapa K Karana Vyavasayika Batasita Mem Asafala Ho Sakatha, Izzy Taraha, Paramparika Udyogam Mem Naukari K Laya Vedana Karati Samaya Usita Pahanava Sistikara Ka Mula Tatva Ta, Halanki, Intaraneta Yuga Mem, Kasakara Geminga Udyogam Mem, Stiti Alaga Thi. गेमिंग कंपनियों के कई बड़े बॉस काम पर सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर आते थे। यहाँ तक कि जब प्रोग्रामर नौकरी के लिए आवेदन करते थे, तब भी वे जीन्स, चप्पल और बैकपैक के साथ मानक टी शर्ट या चेक वाली शर्ट पहने होते थे। आखिरकार, इस अनोखे उद्योग में साक्षात्कार के दौरान उनकी तकनीकी कुशलता उनके पहनावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। क्योंकि यही आम चलन था, इसलिए अधिकांश साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के लिए विशेष रूप से तैयार होकर नहीं आते थे। वास्तव में, जो लोग सूट और टाई पहनकर आते थे, वे बेमेल ही लगते थे। इसी वजह से पेई कियान ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, सहायक शिन के याद दिलाने पर उनका मन बदल गया। उन्हें वाकई एक अच्छे पहनावे की जरूरत थी। पहली बात तो ये कि इससे कंपनी के खाते में पैसे जमा होंगे, जिसका मतलब था कि वे और भी ज्यादा खर्च कर सकेंगे। दूसरी बात, इससे उन्हें अपने काम को निखारने में मदद मिलेगी। फिलहाल, पेई कियान एक छात्र थे। उनकी उम्र अभी 18 साल ही हुई थी। भले ही उन्हें अगले 10 सालों की यादें हों, लेकिन उनके लिए जीवन के उतार चढ़ावों से गुजरे हुए व्यक्ति की तरह परिपक्व दिखना मुश्किल था। उनकी उम्र एक ऐसी बाधा थी कि चाहे वे जैसे भी कपड़े पहने, वे कभी भी एक कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग की छवि नहीं दिखा सकते थे। ऐसे में पहनावा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। उदाहरण के लिए, कुछ सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ नेता दूसरों से सहजता से बातचीत कर सकते थे, जबकि युवा नेताओं को हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखना पड़ता था। क्योंकि उस भाव के बिना वे प्रभावशाली नहीं लगते थे और अपने अधीनस्थों से अधिकार प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। यदि उनके अधीनस्थ उन्हें उपहास का पात्र समझते, तो वे काम में प्रगति कैसे करते? पेई कियान शुरू में तो युवा था, एक छात्र, जबकि उसके साक्षात्कारकर्ता ज्यादातर अनुभवी लोग थे जो कुछ वर्षों से काम कर रहे थे और उससे 6-7 साल बड़े थे। अगर पेई कियान कुछ ही युवान की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन कर आता, तो क्या वे लोग उसे गंभीरता से लेते? हालांकि पेई कियान का असली इरादा गड़बड़ पैदा करना था, लेकिन इसमें भी एक कला थी। खेल को कम से कम जांच प्रक्रिया से गुजरना था और सफलतापूर्वक सूचीबद्ध होना था, अन्यथा सिस्टम इसे उल्लंघन मानता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेई कियान को अपने कर्मचारियों को नियंत्रित करना और उनसे आज्ञा पालन करवाना था। इसका मतलब था कि उसे अपनी छवि भी बनानी होगी। भले ही वह एक युवा, प्रतिभाशाली डिजाइनर के रूप में न दिखे, उसे एक अमीर, दूसरी पीढ़ी के वारिस के रूप में दिखना था जो अपने वादे का पक्का हो। इसके लिए एक बेहद महंगे पहनावे की आवश्यकता थी। आखिरकार, सैद्धांतिक रूप से अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस रोजाना 10 युआन कीमत की टी शर्ट और शॉर्ट्स नहीं पहनते। हाँ, इक्का दुक्का लोग पहन सकते हैं, लेकिन यह आम बात नहीं है। शिन हेलू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको जरूरत लगे, तो मैं आपके साथ पास के मॉल में कपड़े चुनने के लिए चल सकती हूँ। पेई कियान इससे ज्यादा कुछ नहीं चाह सकता था। कयेन जिंगजोउ शहर के सबसे बड़े मॉल के भूमिगत पार्किंग में खड़ी थी। पेई कियान ने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। इधर आइए। सहायक शिन आगे आगे चलने लगी और पेई कियान को राष्ट्रपति जैसा सत्कार मिलने का पूरा आनंद मिला। ये जिंगजोउ का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान मॉल था जहाँ पेई कियान पहले कभी नहीं गया था। हालांकि, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस कपड़े चुनने आया था। सहायक शिन जो भी कपड़े चुनेगी, वह उन्हें पहन लेगा। खरीदारी के मामले में पुरुष और महिलाएं अलग अलग होते हैं। महिलाएं खरीदारी का असली मतलब समझती थीं। वे हर मंजिल पर जाकर अपनी पसंद की चीजें देखती थीं, उन्हें खरीदारी की प्रक्रिया में मजा आता था। वहीं पुरुष सीधे अपनी मनपसंद चीज पर जाते और बिना एक पल भी बर्बाद किए तुरंत निकल जाते, उन्हें खरीदारी के नतीजे से आनंद मिलता था। पेई कियान एक आम आदमी था और स्वाभाविक रूप से उसे खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस जल्दी एक पोशाक लेकर निकलना चाहता था। सहायक शिन उसे अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वह उसे इधर उधर घुमाने के बजाय सीधे एक शानदार सूट की दुकान में ले गई।
जेसी इटली का एक लग्जरी फैशन ब्रांड है और इसका 100 साल से भी पुराना इतिहास है। ये अपने बेदाग कस्टम मेड कट के लिए जाने जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, हैंडोंग में जेसी की यही इकलौती दुकान है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम और भी बढ़िया सूट देख सकते हैं। हालांकि साइज और कस्टम मेड सूट बनवाने में ज्यादा समय लगेगा। दुकान में प्रवेश करने से पहले शिन हेलू ने पेई कियान को दुकान के बारे में थोड़ी जानकारी दी। ठीक है, यही चलेगा। पेई कियान ने तुरंत फैसला कर लिया। उनके लिए कस्टम मेड सूट लगभग एक जैसे ही होते हैं। इंटरव्यू लेने वाले लोग आसानी से कस्टम मेड और गैर कस्टम मेड सूट में फर्क बता सकते हैं। कस्टम मेड सूट फिटिंग वाले और क्लासी होते हैं, जबकि गैर कस्टम मेड ढीले और सस्ते लगते हैं। कस्टम मेड सूट पहनने वाले को वॉल स्ट्रीट के अमीर आदमी जैसा दिखाते हैं, जबकि गैर कस्टम मेड सूट पहनने वाले को बीमा विक्रेता जैसा। लेकिन दो कस्टम मेड सूट में फर्क करना मुश्किल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कुछ पैसे ज्यादा भी देने पड़े तो भी फर्क बहुत कम होगा। इसलिए वहां के सूट पेई कियान की जरूरतों के लिए एकदम सही थे। सबसे जरूरी बात, समय बहुत कम था। पेई कियान इंतजार करना पसंद नहीं करते थे। भले ही पेई कियान ने कुछ ही युआन की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे, फिर भी वह सीना फुलाकर अंदर आया और उसे जरा भी अजीब नहीं लगा। इसका वही पुराना कारण था, उसके साथ शिन हेलू थी। भले ही ये आपके साइज के हिसाब से आसानी से मैच हो जाएंगे, लेकिन मैं ये 3 सेट सुझाती हूँ। शिन हेलू ने दुकान के कर्मचारी को एक तरफ छोड़ दिया क्योंकि वह खुद दुकान से अच्छी तरह वाकिफ थी। इन तीनों में से पहला सेट ज्यादा फॉर्मल है और इसे महत्वपूर्ण अवसरों जैसे कि अन्य बॉस के साथ बिजनेस मीटिंग या किसी अवार्ड सेरेमनी में पहना जा सकता है। बाकी 2 सेट ज्यादा कैजुअल हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। इशारों को समझने पर इसका मतलब था कि बाकी 2 सेट इंटरव्यू देने वालों को गुमराह करने के लिए थे। स्वाभाविक रूप से उसे दूसरों का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ भी बहुत फॉर्मल पहनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे अनाड़ी भी नहीं दिखना था। इसमें रोजमर्रा का कामकाजी जीवन भी शामिल था। पेई कियान को अपने कर्मचारियों पर एक अमीर, दूसरी पीढ़ी के वारिस की छवि बनानी थी जो अपने वादे का पक्का हो, इससे उसे काम में मदद मिलेगी। सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दी। पेई कियान ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर शिन हेलू ने अटेंडेंट की ओर मुड़कर कहा, हम हर एक के 2 सेट लेंगे। डिजाइन और एक्सेसरीज अलग अलग होने चाहिए। आप अभी नाप लेना शुरू कर सकते हैं। जल्दी करो, हर एक के 2 सेट। बहुत बढ़िया। पेई कियान लगभग बोल ही पड़ा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सिस्टम ने कुछ भी संकेत नहीं दिया, इसका मतलब था कि यह कोई उल्लंघन नहीं था। फिर दुकानदार पेई कियान की नाप लेने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। यहाँ के सूट हाथ से कस्टम मेड नहीं थे, वरना हर सेट को बनाने में कई हफ्ते लग जाते और यह बहुत झंझट भरा होता। दर्जनों साइज के आंकड़ों और ग्राहक की व्यक्तिगत नाप के आधार पर दुकान सबसे उपयुक्त कटिंग का चयन करती थी। इस तरह वे अंतिम उत्पाद बहुत कम समय में डिलीवर कर सकते थे। जब दुकानदार नाप ले रहा था, पेई कियान इतना शर्मिंदा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने चुपके से पास रखी एक शर्ट के प्राइस टैग पर नजर डाली। 1 2 3 4 5 कीमत लगभग 5 अंकों की थी और पहला अंक तो एक भी नहीं था। इन कपड़ों के 6 सेट खरीदना। उफ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पेई कियान को अपनी गणना क्षमता में गिरावट महसूस होने लगी। पेई कियान का नाप मिलने के बाद शिन हेलू मुस्कुराई। आपका काम बहुत व्यस्त है, क्या आप आज यही काम खत्म करना चाहेंगी? मैं बाद में आपके रोजमर्रा के कपड़े खरीदने में भी आपकी मदद कर दूंगी ताकि आपको खुद चुनने की जरूरत न पड़े। कितना अच्छा रिश्ता है। पेई कियान बहुत खुश हुई। देखिए, ये तो वाकई पेशेवर रवैया है। सहायक शिन, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगला 33। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक, एटलस स्टूडियोज। संपादक, एटलस स्टूडियोज। कायने स्कूल के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। पेई कियान उतरने के लिए दरवाजा खोलने को तैयार था। ड्राइवर सीट से शिन हेलू ने अपना पतला हाथ बढ़ाकर एक जटिल कार्ड होल्डर आगे बढ़ाया। पहले आपने स्कूल के पास एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेने का अनुरोध किया था। ये प्रवेश कार्ड और चाबी है। पेई कियान ने उसे तुरंत नहीं लिया और सिस्टम से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसका मतलब है कि यह संभव है। हालांकि कपड़े खरीदना और अपार्टमेंट किराए पर लेना कंपनी के कामकाज से सीधे तौर पर संबंधित नहीं लग रहा था, लेकिन इसका बॉस की छवि से संबंध था। वह अपने खरीदे हुए सारे कपड़े छात्रावास में तो नहीं फेंक सकता था, है ना? क्या होगा अगर उसे भविष्य में ओवरटाइम करना पड़े या व्यावसायिक यात्राओं पर जाना पड़े?
अगर छात्रावास की बत्ती गुल हो जाए और उसे बाहर जाने की अनुमति न हो तो वह क्या करेगा? इसलिए उसके लिए अपार्टमेंट किराए पर लेना पूरी तरह से तर्कसंगत था। इसके अलावा किराया भी ज्यादा महंगा नहीं था, वह हजारों युआन के सूट भी खरीद सकता था, तो अपार्टमेंट का किराया तो वह आसानी से दे ही सकता था। साल 2009 था। हांगकांग के प्रॉपर्टी बाजार को देखते हुए किसी पॉश इलाके में 2 बेडरूम का एक बढ़िया डिजाइन वाला अपार्टमेंट भी 2000 युआन से कम में मिल जाता था। ये स्थिति 10 साल बाद की स्थिति से बिल्कुल अलग थी, जहां बीजिंग में एक बेडरूम का अपार्टमेंट भी 7-8 हजार युआन के आसपास मिलता था। सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दी, इसलिए पे कियान को कार्ड होल्डर बिना किसी परेशानी के मिल गया। कार्ड पलटते ही उसे एक चाबी, एक सेस कार्ड और एक छोटा सा नोट मिला, जिस पर शिनहेलू की सुंदर लिखावट में अपार्टमेंट का पता लिखा था। वह इलाका स्कूल के दक्षिणी प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो आराम करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे नए खरीदे हुए कपड़े तुम्हारे पते पर भेज दूंगा। फिर कयेन गाड़ी चली गई। पे कियान बेहद खुश हुआ। सिस्टम ने उसके व्यवहार पर रोक न लगाई, इसका मतलब था कि वह अपने कार्यों में अभी भी काफी हद तक सही था। एक से कार्ड स्कैन करके वह स्कूल के पास के पॉश इलाके में दाखिल हुआ। जब वह स्कूल में पढ़ता था तब पे कियान ने इस जगह को सिर्फ बाहर से देखा था और कभी अंदर नहीं गया था। लिखे हुए पते के अनुसार पे कियान को अपना 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट मिल गया। दरवाजा खोलते ही वह दंग रह गया। 2 बेडरूम होने के बावजूद उसका आकार लगभग 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट जैसा था, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि यह लगभग 140 वर्ग मीटर का था। फर्नीचर पूरी तरह से सुसज्जित था, यहाँ तक कि चादरें, कंबल और शौचालय का सामान भी पूरी तरह से तैयार था। ये सचमुच एक ऐसी जगह थी जहाँ सामान लाने पर तुरंत रहना संभव था। वास्तव में वह बिना सामान के भी आराम से रह सकता था। जैसे ही पे कियान सोफे पर बैठा, उसे लगा कि वह फिर कभी वहां से उठना ही नहीं चाहता। इस जगह की तुलना में छात्रावास तो एक चिड़िया के पिंजरे जैसा था। नहीं, वह चिड़िया का पिंजरा भी उस जगह से ज्यादा खुला और ठंडा था। सोफे पर कुछ देर सुस्ती में बिताने के बाद पे कियान ने खुद को तरोताजा किया और काम शुरू कर दिया। उसे आराम में खो नहीं जाना चाहिए। उसके सपने थे, उसके पास अभी भी पैसा था जिसे वह खो सकता था। पे कियान ने सिस्टम खोला और सिस्टम फंड की जांच की। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन लेस देन मालिक पे कियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 100:1। हानि रूपांतरण अनुपात 1:1 ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 271 145 ग्रेटर देन 5 228,854। 5 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 1957। 6 ग्रेटर देन पहले सप्ताह में उनकी आय 500,000 जोल थी और दूसरे सप्ताह में 700,000 जोल थी। यद्यपि तीसरे सप्ताह की आय अभी तक जमा नहीं हुई थी, फिर भी इसका अनुमान लगभग 700,000 था। इस हिसाब से पे कियान का 5,000 की मासिक सकल आय का अनुमान काफी सटीक था। वास्तविक राशि इससे थोड़ी ही कम थी। उन्होंने कार्यालय के किराए पर 700,000 जोड़ खर्च किए थे और इसके बाद उन्हें हर महीने 300,000 जोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे। कार्यालय के उपकरणों की खरीद पर लगभग 800,000 जोड़ खर्च हुए और उनका इरादा अगले सप्ताह की आय मिलते ही इस राशि को खर्च करने का था। कपड़ों की खरीद, कार और अपार्टमेंट के किराए पर लगभग 100,000 जोड़ खर्च हुए। ये नुकसान इतना कम था कि पे कियान को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम फंड में अभी भी कुछ पैसे बचे थे, लेकिन शुरुआती अनुमान 500,000 के हिसाब से तो उसे 200,000 से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। ये चौंकाने वाला नतीजा था, लेकिन जाहिर है अभी भी कुछ काम थे जिन पर उसे ध्यान देना था। अब जब उसने एक ऑफिस किराए पर ले लिया था तो उसे कुछ नए कर्मचारियों को रखना ही था। नहीं तो इतने बड़े ऑफिस को खाली छोड़ने के लिए सिस्टम उसे जरूर चेतावनी देगा। अब ये सोचने का समय है कि किसे रखूं। मैं बहुत ज्यादा काबिल लोगों को नहीं रख सकता, वरना मेरी योजना पर असर पड़ेगा। मैं बहुत ही घटिया लोगों को भी नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे गेम बनाना है, वरना मैं सिस्टम की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह एक तकनीकी काम है, मुझे इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। पे कियान जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, चीजें उतनी ही मुश्किल होती जाती। हालांकि अपनी वर्तमान और भविष्य की खुशियों के लिए उसे मुश्किलों के बावजूद एक कोशिश करनी ही थी। काफी सोच विचार के बाद पे कियान एक नतीजे पर पहुंचा। उसे ऑनलाइन भर्ती करने के बजाय खुद ही कर्मचारियों की तलाश करनी होगी। अगर वह ऑनलाइन भर्ती का विज्ञापन देता
तो आवेदन करने वाले वही लोग होते जो सोचते कि वे मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। तेई कियान जिन लोगों को भर्ती करना चाहता था, वे तो कोशिश भी नहीं करते। सीधे शब्दों में कहें तो न्यूनतम योग्यता का स्तर काफी नहीं था। ऑनलाइन भर्ती के विज्ञापन ठीक से लिखे जाने चाहिए। अगर तेई कियान विज्ञापन में ये लिख दे कि ये लोग सिर्फ समय बर्बाद करने आए हैं, तो सिस्टम उसे चेतावनी जरूर देगा। सच में मायान जैसे सिर्फ एक भरोसेमंद सहायक से काम नहीं चलेगा। मायान जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसे और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद तेई कियान को एक व्यक्ति का नाम सूझा। अगर वह उस व्यक्ति को पा लेता तो सब कुछ ठीक हो जाता। स्कूल के पास के 3 इंटरनेट कैफे में खोजबीन करने के बाद तेई कियान को वह व्यक्ति मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये व्यक्ति किसी एक जगह पर स्थिर नहीं था, फिर भी वह आसपास के किसी भी इंटरनेट कैफे में मिल सकता था। अगर वह किसी भी कैफे में नहीं होता तो वह किसी एक की ओर जा रहा होता। इसका कारण शायद लंबे समय तक एक ही इंटरनेट कैफे में रहने से होने वाली थकान थी। इसीलिए यह व्यक्ति कुछ समय बाद माहौल बदलने के लिए दूसरे इंटरनेट कैफे में कुछ हफ्तों के लिए रुक जाता था। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम बाओ जू था और इंटरनेट कैफे में सभी लोग उसे प्यार से बाओसू कहते थे। लेवर सम्राट एक शब्द कुछ वर्षों बाद ही लोकप्रिय हुआ। हालांकि बाओजू के प्रदर्शन को देखते हुए उसे लेवर सम्राट कहना भी उसका अपमान होगा। उसे सुपर लेवर सम्राट कहना चाहिए। वर्तमान बाओजू से अभी तक सभी परिचित नहीं थे। हालांकि जल्द ही उसका नाम पूरे स्कूल में फैल जाएगा। इसका कारण 2 घटनाएं थीं। पहली घटना ये थी कि उसने स्कूल के पहले साल का पूरा समय वसंत से लेकर गर्मियों तक इंटरनेट कैफे में गेम खेलते हुए बिताया। जब चिलचिलाती गर्मी आए और बाकी सब लोग छोटी बाजू की शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, तब भी वो पतझड़ वाला स्वेटर पहने हुए था और उसकी कुर्सी के पीछे एक कोट टंगा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हॉस्टल लौटा ही नहीं था और उसके पास कपड़े बदलने का समय ही नहीं था। जब वो थक जाता तो कुर्सी को पीछे झुकाकर सो जाता। उठने के बाद वो टॉयलेट में नहाता और फिर से गेम खेलने में जुट जाता। बस यूं ही उसे साल के चारों मौसमों का कोई ज्ञान नहीं था। उस घटना के बाद उसे पतझड़ पैंट वाला भाई कहा जाने लगा। दूसरी घटना उसके स्कूल के दूसरे साल में घटी। क्योंकि उसने बहुत सारी कक्षाएं छोड़ दी थी, इसलिए स्कूल ने उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी। इसके बावजूद वह इंटरनेट कैफे में गेम खेलता रहा। उसके परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और उन्हें लगा कि उसके साथ कुछ हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। गुजारा करने के लिए बाओजू ने इन गेम उपकरण, बूस्टिंग और ग्राइंडिंग सेवाएं बेची और इस तरह अगले 2-3 साल इंटरनेट कैफे में बिताए। ये व्यक्ति कितना विलक्षण था। बेशक अधिकांश लोगों के लिए यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इंटरनेट की लत के अंतिम चरण में है और जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस उपचार की आवश्यकता होगी। हालांकि तेई कियान को उसमें खूबियां नजर आईं। ऐसा व्यक्ति एक सच्चा कुलीन गेमर था। वह बाजार में मौजूद अधिकांश खेलों को अच्छी तरह जानता था और डिजाइनिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम था। क्या ऐसे प्रतिभाशाली गेमर को कर्मचारी के रूप में रखना तर्कसंगत नहीं होगा? लेकिन जाहिर है इसके लिए पहले उसे खुद को सुधारना होगा। इसके अलावा तेई कियान उसकी एक और खासियत की भी तारीफ करती थी कि वह गेम खेलने में तो माहिर था, लेकिन डिजाइन के बारे में कुछ नहीं जानता था। ऐसे व्यक्ति को गुमराह करना सबसे आसान होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बेहतरीन शेफ बनना चाहता है, तो उसे खाने के स्वाद में फर्क करना आना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत, अगर किसी की खाने के प्रति विशेष पसंद नापसंद हो, तो क्या इसे ही गारंटी मिलती है कि वह एक शानदार शेफ बन जाएगा? जरूरी नहीं। असल में जो खाने को लेकर जितना ज्यादा नखरेबाज होगा, उसके लिए शेफ बनना उतना ही मुश्किल होगा। अतिवादी दोनों ही मामलों में बुरे होते हैं। ये सच है कि गेम बनाने वालों में गेम के प्रति जुनून होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा जुनून भी अच्छा नहीं होता। अगर किसी में गेम के प्रति जरूरत से ज्यादा जुनून हो, तो वह अपनी तार्किक क्षमता खो सकता है और हो सकता है कि वह गेम के बारे में अपनी समझ को ही ज्यादातर गेमर्स की समझ ले। इसलिए तेई कियान को लगा कि बाओजू उसकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही व्यक्ति है। एक तरफ वो खेलों का दीवाना था। खेलों के उस्ताद को कर्मचारी के रूप में रखना और उसे ज्यादा वेतन देना सिस्टम को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। दूसरी तरफ यह ऐसा व्यक्ति था जिसे डिजाइन की जानकारी नहीं थी और छोटी छोटी कमियां निकालने की वजह से चीजें बिगड़ने की पूरी संभावना थी। वह कितना बढ़िया कर्मचारी साबित होगा। हालांकि तेई कियान को भरोसा नहीं था कि वह अकेले बाओजू को मना पाएगा। आखिरकार ये वह व्यक्ति था जिसके परिवार ने 2 साल बाद उसके मरने की आशंका जताई थी।
ये कल्पना करना कठिन था कि किन परिस्थितियों में वह इंटरनेट कैफे छोड़ना चाहेगा।